मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, लेकिन आपने जो कुछ भी सुना है वैसा असल में कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? ये तो किस बारे में बात कर रही है? अच्छा, तो इसका मतलब इस बुढ़िया ने मेरी बातें सुनी ही नहीं है। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे मोनिका बहू, किन ख्यालों में खोई है तू? ऐसा क्या कह रही थी तू फोन पर? वो माँ जी, दरअसल हुआ यूं कि मेरी सहेली और उसके पति के झगड़े हुए हैं, और वो मुझे ये कह रही थी कि तेरा पति ही अच्छा है, तेरा कितना ख्याल रखता है। हाँ, फिर उसे दुख ना हो, इसीलिए मैंने दीप की थोड़ी बहुत झूठी मूठी बुराई कर दी, ताकि मेरी सहेली को जलन ना हो और वो चुप हो जाए। अच्छा, तो ये बात है क्या? हाँ माँ जी। अरे क्या तू भी, सच में। खैर, मैं तुझे ये कहने आई थी कि आज वो पड़ोस की सारिका है ना, उसकी बेटी की शादी है। उसमें हम सास बहू साथ में जाएंगे, और तू एकदम हीरोइन की तरह सजना, ताकि सारी औरतें जल जल कर राख हो जाए और तेरी शान और बढ़े। ठीक है माँ जी, चलेगा। फिर दोपहर में ऑफिस के काम से ब्रेक मिलने पर काव्या यामिनी को कॉल करती है। हेलो माँ जी, आपने दवाई ले ली क्या? डॉक्टर ने आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहा है, इसीलिए ज्यादा बाहर मत जाइएगा। पहले ही बारिश का मौसम चल रहा है। अरे ओ अच्छाई की मूरत, ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे दिल में जगह बनाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। मेरी बस एक ही बहू है, और वो है मोनिका। माँ जी, मैंने आपसे अच्छे से बात की है, तो आप मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो? अरे चुप कर। और हाँ, हॉस्पिटल का बिल भर के तूने मुझ पर कोई मेहरबानी नहीं की है। तेरे जितने भी पैसे होंगे ना, वो मेरी मोनिका बहू दे देगी। वो भी दुगना पैसा दे देगी। लेकिन माँ जी, मैंने आपसे पैसे थोड़ी ना मांगे हैं। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आखिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो माँ जी? अरे चल अब फोन रख। मेरे पास तुझ जैसे लोगों से बात करने के लिए फालतू का समय नहीं है। इतना बोलकर यामिनी कॉल कट कर देती है और काव्या फिर से रोने लगती है, और ये सब अमित देख लेता है। काव्या, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, अरे छोड़ दो ना वो घर। तुम अभी भी वहां पर क्यों हो? कुछ नहीं रखा है वहां पर। माँ जी के लिए हमेशा मेरे दिल में प्यार ही रहा है, लेकिन अखिल जी के जाने के बाद वो मुझसे नफरत ही करती रहती है। देखो काव्या, तुम उन लोगों के लिए चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, उन्हें तुम्हारी और परी की कदर कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो सब बस लालची लोग हैं। हाँ अमित, थक गई हूं मैं रोज रोज के तमाशे से। एक काम करो, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ अमित? तुम्हारे पसंदीदा कैफे में। चलो, वहां जाके तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी हमारा ब्रेक अगले 1 घंटे तक है। फिर अमित काव्या को कैफे लेकर जाता है, जहां पर वो दोनों कॉफी पीते हैं, और अमित काव्या को काफी समझाता भी है कि तभी वहां से गुजर रहा दीप इन दोनों को देख लेता है। अरे ये क्या, काव्या भाभी ने तो ठान ही लिया है कि ये हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दीप को बहुत गुस्सा आता है और वो कैफे के अंदर चला जाता है। काव्या भाभी, उठिए और ऑफिस में जाइए, जल्दी उठिए। लेकिन देवर जी, क्या हुआ है? मैंने कहा ना उठिए। आप मेरे स्वर्गवासी भाई की विधवा हो, और उसके बाद भी आप एक गैर मर्द के साथ यहाँ कॉफी की चुस्की लेते हुए गप्पे मार रही हो। अरे ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आती क्या? इसीलिए मुझे आपको इज्जत देने का भी मन नहीं करता, और आज से मैं आपको आप कहकर बिल्कुल नहीं पुकारूंगा। देखिए देवर जी, यहाँ पर तमाशा मत कीजिए। अमित और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और कुछ नहीं। हाँ, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो। देखो दीप, तुम काव्या के देवर हो, इसीलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ।
लेकिन अब अगर तुमने और उल्टा बोलने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा सब कुछ। अबे ओ अमित, ज्यादा तीसमार कान मत बन। तू होगा कहीं का चौधरी, लेकिन मेरी भाभी से दूर रह। और ये मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। समझ आई कि नहीं बात? अब हट यहाँ से। फिर दीप काव्या को साथ लेकर जाता है और वो उसे ऑफिस छोड़ता है। और घर जाने के बाद में वो ये सारी बातें यामिनी और मोनिका को बताता है। छी 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 छी। अरे और कितना गिरोगी आप भाभी? अरे ये तो उस आदमी के लिए इतना पागल हुए जा रही है, तो एक दिन उसका हाथ पकड़कर कहीं भाग ना जाए उसके साथ। क्यों? सही कहा ना मैंने? सुन ले काव्या, तू इस घर में रहती है और सबको ये बात पता है कि तू मेरी बड़ी बहू है, इसीलिए घर की इज्जत रखना चाहती है तो उस आदमी के साथ दूरी रख। और अगर तुझे उसके साथ शादी करनी है तो तू जा सकती है, अभी क्या अभी यहाँ से दफा हो जा उसके साथ। माँ जी, मैंने अब तक 100 बार कह दिया है ये आपसे कि मैं उससे प्यार नहीं करती। परिधि किसो, अमित और मैं बस अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब मैं हर किसी का नजरिया तो नहीं बदल सकती ना। और रही बात उस आदमी के साथ दूरी बनाने की, तो मैं किसी की एक नहीं सुनने वाली। ये मेरी जिंदगी है और मुझे जैसे जीनी है मैं वैसे ही जीऊंगी। काव्या के ये बातें सुनकर यामिनी और मोनिका दोनों दंग रह जाती है। फिर अगले दिन, अमित, देवर जी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। उन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की और वो बिल्कुल सही नहीं था। अरे क्या तुम भी काव्या, दीप की तरफ से तुम माफी क्यों मांग रही हो? और अगर सच कहूं ना तो मुझे उसकी बातों से कुछ भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि दीप जैसे लोगों से मैं कभी अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर ही नहीं सकता। अरे जो आदमी अपनी सगी भाभी को इज्जत नहीं दे सकता, वो दूसरों को क्या ही इज्जत देगा। मेरा इतना साथ देने के लिए शुक्रिया अमित। मेरी माँ कहा करती थी कि जिंदगी में एक सच्चा दोस्त होना बहुत जरूरी होता है, और मेरे लिए वह सच्चे दोस्त तुम हो अमित। मैं घर से ज्यादा ऑफिस में अच्छा महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे और मेरी तकलीफों को समझने वाला मेरा दोस्त जो है यहाँ पर। हाँ काव्या, और दुनिया वाले चाहे कुछ भी क्यों ना बोले, मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और ये तुम्हारे इस सच्चे दोस्त का तुमसे जीवन भर के लिए वादा है, और ये वादा मैं भी तुम्हें देना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे अमित। ऐसे ही एक रोज जब काव्या घर पर आती है, तभी देखती है कि परी का टिफिन वैसे का वैसा ही है और वो उदास बैठी है। परी बेटा, आपने आज का टिफिन में दिया खाना क्यों नहीं खाया? और आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों है? क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी को? मम्मा, मैं आज जब स्कूल गई थी तभी मुझे टीचर ने क्लासरूम में लिया ही नहीं और कहा कि जब तुम्हारी मम्मा फीस भरेगी तभी तुम्हें स्कूल में आने देंगे। इसीलिए मैं फिर से घर पर चली आई। क्या? हे भगवान, ये रोज रोज के झगड़ों में तो मैं भूल ही गई कि मैंने माँ जी का हॉस्पिटल बिल भरने के लिए परी की फीस इस्तेमाल की थी। लेकिन अब मैं परी की फीस कैसे भरूं? परी बेटा, आप चिंता मत करो, मम्मा कल की कल ही आपकी फीस भर देगी और फिर आप दोबारा स्कूल जा पाओगी। सच में मम्मा? हाँ बच्चा, सच में। चलो अब जल्दी से कुछ खा लो। ओके मम्मा। काव्या अब काफी चिंता में पड़ जाती है और उसके पास अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता। अखिल जी, ये आपकी और मेरी शादी की निशानी है। आज मैं हालातों से इतनी मजबूर हो चुकी हूँ कि मुझे अब ये मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ रहा है, लेकिन मैं उसे छुड़वा लूंगी। फिलहाल मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं किसी के आगे मदद के लिए हाथ नहीं फैला सकती। फिर काव्या उस मंगलसूत्र को बेचने जा ही रही होती है कि उतने में उसे उसके बॉस का कॉल आता है। हेलो सर, बोलिए ना। बधाई हो काव्या,
तुम्हारे कारण हमारे कंपनी को अभी तक का सबसे बड़ा मुनाफा हुआ है। तुमने उन इंटरनेशनल क्लाइंट को इस तरह से मनाया और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि उन्होंने ये डील पक्की कर दी। इसीलिए मैं तुम्हें इस काम के लिए 50,000 रुपए उपहार के तौर पर देना चाहता हूँ। शुक्रिया काव्या। और अगले महीने से तुम्हारी पेमेंट में भी इंक्रीमेंट होगी। क्या? सच में? मेरी वजह से डील पक्की हो गई और इसीलिए आप मुझे 50,000 रुपए देंगे? शुक्रिया सर, और आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ। काव्या की ये सारी बातें मोनिका सुन लेती है और तभी, अरे वाह, तो मैडम को अब पूरे 50,000 रुपए मिलने वाले हैं उपहार के रूप में। क्या बात है। तो इसी के चलते अब तुझे उन 50,000 रुपए में से 30,000 रुपए मुझे देने होंगे और खुद के लिए से 20,000 रुपए ही रखेगी तू। क्या? अरे सही तो कह रही है मोनिका बहू, और अच्छा हुआ जो हमें ये बात पता चली, वरना किस कोने में वो पैसे चले जाते ये तो हमें कभी पता नहीं चलता। देखिए माँ जी, ये पैसे मेरी मेहनत के पैसे हैं और मैं आप लोगों को हर महीने पैसे तो देती ही हूं ना, तो अब ये पैसे आप क्यों मांग रही हो? वो सब हमें कुछ नहीं पता। अगर इस घर में रहना चाहती हो तो ये पैसे आपको देने ही होंगे, वरना निकल जाइए इस घर से। ठीक है, क्योंकि अब बहुत हो रहा है। मैं इस घर में और नहीं रुकने वाली। आज तक मैं इस घर में रुकी थी क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आप लोग एक ना एक दिन जरूर सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, मेरा आप लोगों की फिक्र करना ही गलत था। आप तीनों को तो बस मेरे पैसों से मतलब है, और यहाँ पर तिल तिल मरने से तो अच्छा यही है कि मैं अकेली रहूं। अरे बाप रे, कहीं ये सच में निकल गई तो मेरे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे तुझे जाना है तो चली जाना, मेरी मोनिका बहू नई काम वाली रख लेगी। तेरे यहाँ होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी मोनिका बहू मुझे और मेरे बेटे को संभाल सकती है। ये सब तो आपको मेरे जाने के बाद ही पता चलेगा माँ जी, क्योंकि इसने आज तक आप दोनों को झूठी आशाओं के सिवा कुछ भी नहीं दिया है। इसे केवल धौंस जमाना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। फिर काव्या अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद अगले दिन, अरे मोनिका बहू, जा बेटा, जाकर खाना बना ले। अभी नई काम वाली आने तक सारे काम तुझे ही करने होंगे। और मोनिका, मुझे आज सुबह ही टर्मिनेशन लेटर मिला है। मेरा काम बॉस को पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए अब मुझे वहां से निकाला जा रहा है। अब माँ और मैं, हम दोनों तुम्हारे भरोसे पर ही हैं, क्योंकि भाभी तो अब जा चुकी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तुम दोनों को नहीं संभालने वाली। अरे मैं अपनी जेब से पैसे खर्च क्यों करूं तुम दोनों पर? हाँ, अरे ये तो कैसी बातें कर रही है मोनिका? इसका मतलब काव्या सच कह रही थी, तू बस हमें झूठा दिलासा दे रही है और असल में तो कुछ भी नहीं करने वाली। ये सब यहाँ पे नहीं चलने वाला मोनिका। अगर तुम यहाँ पर बिना खर्च किए महारानी की तरह रहना चाहती हो तो अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। अरे मैं इस घर से दफा क्यों होऊंगी? ये मेरा घर है। क्या? हाँ, आप दोनों ने बिल्कुल सही सुना। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये घर तो मेरे नाम पर है नहीं था माँ जी, मतलब बुढ़िया, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये नौबत एक ना एक दिन जरूर आएगी। इसीलिए अपनी सुरक्षा की खातिर मैंने बड़ी चालाकी से इस बुढ़िया से पहले ही जायदाद के कागजों पर दस्तखत करवा लिए। इसे तो लगा कि वो मामूली कागज है, लेकिन वो पेपर जायदाद के थे। नहीं, मेरा घर तेरे नाम पर हो गया। ये सच नहीं हो सकता। यही सच है बुढ़िया। ये तुमने अच्छा नहीं किया मोनिका। अब तुम दोनों निकलो यहाँ से। बड़े मुंह चला रहे थे ना 1 मिनट पहले। लेकिन हम कहाँ जाएंगे मोनिका? हमारा तो कोई भी नहीं है जो हमें संभाल सके। एक काव्या बहू ही थी, लेकिन उसे भी हमने तुम पे विश्वास करके खो दिया। हाँ मोनिका, हमें घर से बाहर मत निकालो। मेरी नौकरी भी छूटने वाली है
हम पर इतना अन्याय मत करो मोनिका। ठीक है, अगर तुम दोनों माँ बेटी यहाँ रहना चाहते हो तो मेरे हुक्म को सर आंखों पर रखना होगा। ये बुढ़िया घर का सारा काम करेगी और तू पैसे कमा कर लाएगा। फिर चाहे कैसे भी हो, तुझे नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। बोलो है मंजूर? ठीक है मोनिका। और इस तरह अंत में सारा पासा पलट जाता है और यामिनी और दीप काव्या के साथ गलत करके खूब पछताते हैं और दूसरी तरफ काव्या अपनी बेटी के साथ खुशहाल जीवन बिताती है। बाहर आओ रूपल। ये क्या? ये तो पल्लवी भाभी का मायका है। इंद्रेश काका, सुलोगना काकी, आप दोनों? हाँ बेटिया, चलो अंदर घर में चलो। तभी वहां पर पल्लवी भी आती है और वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? रूपल, ये सब एक नाटक था क्या? हाँ बेटी, तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारी शादी किसी के भी साथ कराने जा रहे थे और ऐसे में मेरा जी बहुत घबरा रहा था। इसीलिए मैंने पल्लवी से कहा कि रूपल को हमारे घर पर रखो, हम उसे अच्छे से संभालेंगे। और फिर हमने ये प्लान बनाया। ये बलजीत एक थिएटर आर्टिस्ट है जो नाटक में काम करता है और जैसे कि तुम्हें पता ही है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी किसी से भी कराने वाले थे। इसीलिए हमने बलजीत को भेजा और उन्हें कोई शक भी नहीं हुआ। और अब तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, इससे उन्हें कोई वास्ता नहीं रहा, ना कभी होगा। तुम अब यहाँ खुशी से और सुकून से रह पाओगी रूपल। थैंक यू भाभी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सगे माँ बाप ने भी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आप लोगों ने दिया। सच में मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। इतना कहकर रूपल रोने लगती है। ना बेटी, अब रो मत। आज तक तूने बहुत रो लिया, अब खुश रह। हाँ बेटी, क्योंकि अगर तू खुश रहेगी और संतुष्ट रहेगी तभी तेरा बच्चा अंदर खुश रहेगा, वरना उसे भी तकलीफ होगी। हाँ काकी, पर भाभी आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? आपको मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना। कैसे बताती रूपल? मैं दिन में तुमसे सिर्फ 2 बार ही मिलने आती थी और उसमें भी माँ जी उस रात बीच में ही आ गई। इसीलिए मुझे तुम्हें बताने का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन अब वो सब छोड़ो और बस अपनी तबीयत पर और अपने पेट में पल रहे बच्चे पर ध्यान दो, ठीक है ना? हाँ भाभी, थैंक यू सो मच। रूपल अब पल्लवी के मायके में ही रहने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन, वैसे आप लोगों को नहीं लगता क्या कि आप लोगों ने रूपल के साथ बहुत गलत किया है? नहीं मतलब रूपल वहां पर जाकर नाखुश ही रहेगी ना, और आपको तो कम से कम उसकी उम्र के आदमी के साथ तो शादी करानी चाहिए थी। ना जाने वो बलजीत कैसा होगा और उसका ध्यान कब तक रखेगा। वो लड़की अब इस घर से जा चुकी है, हमारे सर से बला टल चुकी है। उस नालायक के बारे में बात करना बंद करो। और नहीं तो क्या, अरे उसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा टेंशन कम हो गया और उसकी शादी हो गई। और नहीं तो क्या, नाक में दम करके रख दिया था उस लड़की ने, और उसके चले जाने के बाद ये घर फिर से पवित्र हो गया है। जब तक वो यहाँ पर रहती थी तब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में गंदगी छाई हुई है। कितनी घटिया सोच वाले हैं ये लोग। सच में अच्छा ही हुआ जो रूपल इन लोगों से दूर चली गई, वरना ये लोग तो उस बेचारी का जीना दुश्वार ही कर देते। अरे ओ पल्लवी बहू, किन ख्यालों में खो गई? अपने पापा जी को पराठे दे। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। उधर इंद्रेश और सुलग्ना अब रूपल को नया फोन दिलाते हैं और साथ ही उसे एग्जाम देने के लिए कॉलेज भी भेजते हैं। रूपल बिटिया, ये लो तुम्हारे लिए ये हल्दी वाला दूध। थैंक यू काकी। देख बिटिया, तुझे इंद्रेश जी को जो पूछना है पूछ ले। ये भी कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं
इन्हें सब पता है। हाँ बेटी, अपनी सारी चिंता छोड़ दो और बस पढ़ाई पर ही ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें हर हाल में अपनी फाइनल एग्जाम अच्छे से पार करनी है और अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना है। जी काका, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर एक दिन, अरे पल्लवी बहू, मैं तेरे मायके के पास जो मार्केट है ना, वहां पर शॉपिंग करने जा रही हूँ और लगे हाथ तेरी माँ से भी हम लोग मिल लेंगे। बड़े दिन हो गए हैं, समधन जी से कोई बात भी नहीं हुई। इसी बहाने उनसे मिलकर भी आते हैं। चल जल्दी से तैयार हो जा। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप वहां पर नहीं जा सकती। हैं? अरे लेकिन क्यों नहीं जा सकती? आखिर क्या बात है? वो माँ जी, माँ और पापा दोनों गांव गए हैं, इसलिए आप वहां पर नहीं जा सकती। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन हम वहां के मार्केट में तो जा ही सकते हैं ना। मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना है जो उसी मार्केट में मिलता है, वो भी एकदम सस्ता और टिकाऊ। अब चल जल्दी से तैयार हो जा, हम 5 मिनट में निकल रहे हैं। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फिर पल्लवी और शीला दोनों उस मार्केट में खरीदारी करने जाते हैं, लेकिन तभी पल्लवी की नजर उस मार्केट में आई रूपल और सुलग्ना पर जाती है और वो उन्हें देखकर एकदम चौंक जाती है। ओ तेरी, ये माँ और रूपल यहाँ इस मार्केट में क्या कर रहे हैं? इन्हें भी यहाँ पर अभी आना था क्या? माँ जी को तो मैंने मायके जाने से रोक लिया है, लेकिन अगर इन्होंने इन दोनों को यहाँ पर देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। फिर पल्लवी थोड़ा साइड में आकर सुलग्ना को फोन कॉल करती है, लेकिन सुलग्ना का फोन बैग में होने के कारण वो उस कॉल को उठा नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ तो फोन भी नहीं उठा रही। अरे क्या हुआ पल्लवी बहू, तू उधर क्या कर रही है? वो माँ जी, मैं ना जरा शौचालय होकर आती हूँ, यही पास में है, बस 2 मिनट। हाँ। तू भी ना बहू, एक नंबर की बेवकूफ है। अरे घर से ही जाकर आने में तुझे क्या होता है? अब जल्दी आ जा। फिर पल्लवी शौचालय जाने के बहाने से फटाफट सुलग्ना और रूपल के पास जाकर उन्हें शीला की मौजूदगी के बारे में बताती है। क्या आपके साथ यहाँ मार्केट में माँ आई है? हे भगवान, अगर समधन जी ने हमें यहाँ पर देख लिया तो अनर्थ ही हो जाएगा। हाँ माँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ, इससे पहले कि माँ जी आप दोनों को देख ले, आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। ठीक है पल्लवी बिटिया, चल रूपल, हम निकलते हैं। सही समय पर पल्लवी उन दोनों को सूचित करके वहां से उन्हें भगा देती है। ऐसे ही एक दिन जब शीला स्टोर रूम में कुछ सामान लेने जाती है, तब उसे रूपल के बचपन के खिलौने मिलते हैं और उन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तो रूपल के खिलौने हैं, मुझे आज भी याद है। इस छोटी सी गुड़िया के लिए वो उस दिन कितना रोई थी। आंसुओं का सैलाब बहा दिया था उसने। क्यों किया बेटी तूने ऐसा? मानती हूँ कि तूने गलती की है, लेकिन तू है तो मेरे दिल की धड़कन ही, और दिल की धड़कन को मैं कैसे भूल जाऊं? मेरी बच्ची। इतना कहकर शीला उस गुड़िया को अपने सीने से लगाती है। उसी दिन दिग्विजय चौक से समोसे लाता है और तभी, अरे वाह, समोसे, वो भी चौक वाले। ये तो रूपल के पसंदीदा थे, है ना दिग्विजय जी? इन्हें लाने के लिए वो कितनी जिद किया करती थी, याद है कि आपको? हाँ शीला, मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। रूपल को याद करके दिग्विजय की आंखें भी नम हो जाती है और वो वहां से उठकर बाहर चला जाता है। घर में अब सबको खालीपन महसूस होने लगता है। बलजीत का नंबर तो यही है, उसे फोन लगाकर एक बार रूपल की खबर लेती हूँ, तभी मुझे थोड़ी तसल्ली मिलेगी। फिर शीला उस नंबर पर कॉल करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पाता। लगता है बलजीत जी किसी काम में व्यस्त होंगे।
इसीलिए फोन नहीं उठा रहे। कोई बात नहीं, मैं उसे फिर किसी दिन कर लूंगी फोन, या फिर उसके फोन के आने का इंतजार करूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। शीला उस दिन इतना नहीं सोचती और बलजीत के फोन कॉल ना उठाने की बात को वो नजरअंदाज कर देती है। फिर एक रात जब अभी ऑफिस से घर आता है, तभी वो पल्लवी से कहता है, पल्लवी, आज मैं रूपल के स्कूल से गुजर रहा था, तभी मुझे वो सारे दिन याद आ गए जब मैं उसे स्कूल ड्रॉप करने जाता था। पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। लेकिन उसने हमारे साथ सही नहीं किया, बहुत गलत किया है। लेकिन भाई होने के नाते तुमने भी उसके साथ सही नहीं किया है। जो भी किया है गलत ही किया है। अरे तुमने तो उसकी शादी एक 50 साल के आदमी के साथ करा दी। क्या ये बात सही है? यार पल्लवी, अब तुम फिर से शुरू मत हो जा। वैसे भी रूपल को कोई भी अपनाने वाला नहीं था, और ऐसी भी बात नहीं है कि हमने उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं देखा। लेकिन सभी लड़के उसकी प्रेगनेंसी की बात सुनकर साफ साफ मना कर देते थे, और इतनी मुश्किल से हमें वो बलजीत का रिश्ता मिला था, तो उसे हाथ से कैसे जाने देते। फिर जब पल्लवी रूपल को मिलने के लिए मायके चली जाती है, तभी वो उसे सारी बातें बताती है कि घर में कैसे सबको उसकी याद सता रही है, और उसके चले जाने के बाद से घर में कैसे सूनापन छाया हुआ है। अब मुझे याद करके क्या फायदा? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन वो गलती मैंने जानबूझकर थोड़ी ना की है। और उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? एक परिवार होने के नाते उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वो सब मेरे मन से पूरी तरह उतर चुके हैं भाभी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया है। हाँ रूपल, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ सकती हूँ। फिर एक दिन शीला फिर से बलजीत को फोन कॉल करती है, और उसका फोन अब स्विच ऑफ बताता है। अगले 3 दिन तक फोन स्विच ऑफ ही बताता है, और इस कारण अब घर वाले टेंशन में आ जाते हैं। हे भगवान, अभी दिग्विजय जी, क्या हुआ होगा? वो बलजीत हमारी बच्ची को कहाँ लेकर गया होगा? उसका तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। आप चिंता मत करो माँ। और पापा, आपके पास उस बलजीत का एड्रेस तो होगा ही ना? बताइए मुझे, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं बेटा, मेरे पास तो उसका कोई एड्रेस नहीं है। तभी वहां पर पल्लवी आती है। अरे लेकिन आप लोग उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको तो बस उसे यहाँ से रफा दफा करना था, सो वो चली गई। तो अब आपको उसकी याद क्यों आ रही है? बड़े ही अजीब किस्म के लोग हो आप तीनों। चुप कर बहू। अरे कल तक तो हमें इतना ज्ञान दे रही थी, तो फिर अब तू ऐसे कैसे बोल सकती है? तुझे उसकी कोई फिक्र नहीं हो रही क्या? वो सब छोड़ो शीला, हमें रूपल को ढूंढना होगा, और उसके लिए हमें पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। हाँ पापा, क्योंकि अब तो पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है। फिर वो तीनों पुलिस कंप्लेंट करने जा ही रहे होते हैं कि तभी पल्लवी उन्हें रोक लेती है और सारा सच बता देती है कि ये सब उसका ही प्लान था, और रूपल उसके मायके में रह रही है। क्या? हमारी रूपल तेरे मायके में रह रही है? हाँ माँ जी। अरे आप तीनों ने तो उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन उस बेचारी की क्या गलती थी? उसने जो भी किया नादानी में किया, लेकिन आप तीनों ने उसके लिए उसे कितनी बड़ी सजा दे दी, और ये आपने बहुत गलत किया है। लेकिन बहू, हम करते भी क्या? अब तू ही सोच, शादी के पहले प्रेग्नेंट होना कितनी बुरी बात है। हमारी समाज में क्या इज्जत रह गई। देखिए माँ, मैं उसकी साइड लेकर बात नहीं कर रही। अरे हो गई उससे गलती, लेकिन कब तक आप लोग उसे उसी बात पर ताने देते रहेंगे? आखिर वो है तो हमारी ही लड़की ना, और हमें ही उसे संभालना चाहिए। लेकिन आपने वो नहीं किया, और माँ बाप और भाई होने के नाते आप लोगों ने उसके साथ क्या किया? आखिर बाहर वाले लोगों में और आप में क्या फर्क रह गया? इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। हाँ पल्लवी,
तुम बिल्कुल सही कह रही हो एंड थैंक यू सो मच। आज जब वो हमसे दूर गई है तब हमें महसूस हुआ कि हमने उसके साथ कितना गलत किया है। हमें तो उसे समझना चाहिए था, उसे संभालना चाहिए था, लेकिन हमने तो उसे बस टॉर्चर ही किया। लेकिन अब और नहीं, अब हम उसे फिर से घर ले आएंगे और अच्छे से संभालेंगे, उसे भी और उसके बच्चे को भी। फिर वो सब रूपल के पास चले जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। अपने भाई को माफ कर दे रूपल, हमसे भूल हो गई। हाँ बेटी, हम तीनों तुम्हारे साथ बहुत बेरहमी से पेश आए हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। चल मेरी बच्ची, अपने घर चल, अब से हम तेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे, माफ कर दे हमें बेटी। उन तीनों की माफी सुनकर रूपल भावुक हो जाती है और वो अपने परिवार वालों को माफ करके फिर से अपने घर चली जाती है। और उस दिन के बाद से वो रूपल का अच्छे से ख्याल रखते हैं और सभी लोग साथ में खुशी से रहते हैं। प्रतीक और उसके माता पिता अपर्णा और विनोद बहुत अमीर लोग होते हैं। प्रतीक को एक काली लड़की नेत्रा से प्यार होता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसकी शादी एक गोरी लड़की मोनिशा से कराने जा रहे होते हैं। माँ पापा, मेरी शादी मोनिशा से मत करवाइए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए पापा। मैं नेत्रा से प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता माँ। अरे नालायक निठल्ले, तेरी अकल क्या घुटनों में है क्या, या कहीं घास चरने गई है? तुझे पता है ना कि हम लोग कितने खानदानी और अमीर है, तो फिर एक काली लड़की इस घर की बहू कैसे बन सकती है? हाँ प्रतीक, हमारे घर की बहू हमारी आन बान और शान होगी, इसीलिए वो गोरी और सुंदर होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने अपने बचपन के दोस्त जीतू की बेटी मोनिशा को चुना है तुम्हारे लिए। अरे मोनिशा के गोरेपन के आगे तो दूध भी फीका है। लेकिन माँ, काली या गोरी होने से क्या हो जाता है? बात तो मन की है ना, बाहर की सुंदरता से क्या फर्क पड़ता है? बस प्रतीक, अपना यह प्रवचन बंद करो और अब मुझे इस विषय पर और कोई बहस नहीं चाहिए। अब जाओ, जाकर शादी की तैयारियां करो। फिर ना चाहते हुए भी प्रतीक को मोनिशा से शादी करनी ही पड़ती है। फिर ससुराल में आने के बाद मोनिशा अपने तेवर दिखाना शुरू करती है। अरे मोनिशा बहू, बड़ी भूख लगी है, खाना कब तक बनेगा? घर के बाकी के काम करने के लिए तो नौकर चाकर है यहाँ पर, लेकिन रसोई के काम तो तुझे ही करने पड़ेंगे बहू। अरे नहीं माँ जी, मैं कोई रसोई में काम नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। अब आप ही देखिए ना, आज ही मैंने अपने नेल्स कराए हैं। मैं अगर खाना वाना बनाने लग गई तो मेरे नेल्स तो खराब हो जाएंगे ना। और वैसे भी मैं रसोई में पसीने में भीग कर अपनी खूबसूरती को खराब नहीं होने दे सकती। लेकिन बहू, तुम्हें रसोई में चूल्हा चौका तो करना ही होगा ना। भूलो मत, अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो। हाँ तो मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आप लोगों के पास तो कितना सारा पैसा है, शेफ्स रख लीजिए ना। फिर मैं तो कोई काम नहीं करने वाली, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विनोद और अपर्णा मोनिशा की ये बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं और अब वो खाना बनाने के लिए घर पर ही बावर्ची रख लेते हैं। मोनिशा घर का कोई भी काम नहीं करती और दिन रात बस मेकअप ही करती बैठती है और ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। प्रतीक, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए थे। वो क्या है ना, नई डिजाइनर पर्स आई है मार्केट में और मुझे वो खरीदनी है। उसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन मोनिशा, मैंने तो तुम्हें पिछले हफ्ते ही 3 लाख रुपए दिए थे। ओफो, तो उसमें क्या हुआ? चलो अब जल्दी से पैसे दे दो। मोनिशा बहू, हम लोग अमीर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैसों को बस शॉपिंग में ही बर्बाद करती रहो। ना तो तुम कोई काम करती हो और ना ही पैसों की बचत करती हो। ऐसे कैसे चलेगा बहू?
अपर्णा बिल्कुल सही कह रही है। माँ जी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ और इस घर में इतने सारे नौकर हैं, तो मैं क्यों करूँ काम? और रही बात पैसों की, तो पैसों को संभाल कर उनका क्या अचार डालना है क्या? मैं एक सुंदर लड़की हूँ और अपनी सुंदरता को टॉप टू बॉटम तक मेंटेन करने के लिए मुझे अपनी लाइफस्टाइल ऐसी ही रखनी पड़ती है। फिर चाहे वो फैशन हो, मेकअप हो या जूते हो, मैं एकदम हाई क्लास रहना पसंद करती हूँ। अब क्या करे, हर कोई इतना गोरा और सुंदर थोड़ी ना होता है। मोनिशा का ये अजीब सा एटीट्यूड देखकर अब घर के सभी लोग परेशान होने लगते हैं। फिर अपर्णा प्रतीक से कहती है, प्रतीक बेटा, ये सब क्या है? जरा समझा अपनी बीवी को, वो सही से क्यों नहीं रह पाती? काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। लगता है ये कहावत तो उसी के लिए बनी है। माँ, अब आप लोग मुझे उसके बारे में कुछ भी मत बोलिए। आप और पापा ही चाहते थे ना ऐसी बहू, तो अब भुगतो। फिर एक दिन विनोद के सर में बहुत दर्द होने लगता है। तभी, अरे मोनिशा बहू, जरा मेरे सिर की मालिश कर दो बहू, बहुत दर्द हो रहा है। देखिए पापा जी, मैं तो जा रही हूँ अपने सोशल मीडिया लाइव पर, इसीलिए मैं अभी आपके सर की मालिश नहीं कर सकती। आप खुद ही कर लीजिए। पर बहू, इस तरह से मोनिशा के तेवर और उसके हाव भाव देखकर सबका उससे मन उबने लगता है। फिर एक दिन अचानक से प्रतीक अपनी प्रेमिका नेत्रा के साथ शादी करके घर पर आता है और ये देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ये क्या प्रतीक, तुमने इस काली लड़की से शादी क्यों कर ली? ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? प्रतीक, ये सब क्या लगा रखा है तुमने? माँ, मैं इस मोनिशा के साथ घुट घुट कर नहीं रह सकता। मैं नेत्रा से बहुत प्यार करता हूँ माँ, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और अब मैं और नेत्रा, हम दोनों मियाँ बीवी बनकर यहीं पर रहेंगे। चलो नेत्रा। नेत्रा के घर में आने के कारण मोनिशा बहुत डर जाती है। फिर नेत्रा कुछ ही दिनों में अपने अच्छे स्वभाव और काम के कारण सबके दिल में जगह बनाने लगती है। अरे वाह नेत्रा बहू, क्या खाना बनाया है तुमने? सच में तुम तो सर्वगुण संपन्न हो। हाँ नेत्रा बहू, तुम तो उस मोनिशा से कई गुना ज्यादा अच्छी हो। शुक्रिया माँ जी, शुक्रिया पापा जी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस कल्लो नेत्रा के आने से मेरा पत्ता कटना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं ही इस घर की बहू हूँ। ये ऐशोआरा और ये अमीरी, ये सब मेरे हाथों से कभी नहीं जाना चाहिए। अब तो देख नेत्रा की बच्ची, कैसे मैं तुझे सबकी नजरों में बुरी बनाती हूँ। फिर एक दिन जब विनोद छत पर होता है, तभी उसने अपना चश्मा नहीं पहना होता और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मोनिशा अपनी चाल चलती है और वो अपने चेहरे पर काला रंग लगाकर नेत्रा के कपड़े पहनती है और विनोद के पास आकर उसे छत से धक्का मारती है। चश्मा ना पहनने के कारण विनोद को लगता है कि वो तो नेत्रा ही है। विनोद स्विमिंग पूल में गिर जाता है और उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, धुंधली धुंधली नजर से ही सही, लेकिन मैंने देखा था कि वो नेत्रा बहू ही थी जिसने मुझे छत से धक्का मारा। ये लड़की सही नहीं है, कुछ भी कहो। नहीं पापा जी, मैं तो नीचे काम कर रही थी, मैं तो छत पर गई भी नहीं थी। चुप रहो नेत्रा, मैंने तुम्हें छत पर जाते हुए देख लिया था, तो अब झूठ मत बोलो। नहीं मोनिशा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? माँ जी, प्रतीक, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। भला मैं पापा जी को छत से नीचे क्यों धक्का मारूंगी? फिर पापा झूठ बोल रहे हैं क्या? देखो नेत्रा, जो भी है सच सच बताओ, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। लाभ गिड़गिड़ाने के बाद में
जैसे तैसे नेत्रा की बातों पर सभी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन मोनिशा अपनी चालों से इतनी जल्द बाज नहीं आती। वो एक दिन मोहल्ले में रहने वाले बल्लू को कुछ पैसे देती है और उसे घर पे आकर सबको नेत्रा के बारे में झूठी जानकारी देने के लिए कहती है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बल्लू? हाँ अपर्णा काकी, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। मैंने आपकी दूसरी बहू नेत्रा को कल किसी आदमी के साथ बाइक पर घूमते हुए देखा, और तो और मैंने उनकी बातें भी सुनी थी। वो यहाँ पर किसी घिनौने मकसद को अंजाम देने आई है और आप सबको बर्बाद करके आपको लूटने आई है। क्या? ये नहीं हो सकता। कसम से प्रतीक भाई, मैं झूठ क्यों बोलूं? मुझे क्या मिलेगा ये सब बोलकर? मेरा भरोसा करो, नेत्रा सही लड़की नहीं है। नेत्रा के बारे में ये सब जानने के बाद सभी के मन में नेत्रा के खिलाफ कड़वाहट भर जाती है। नेत्रा, तुम अब इस घर में नहीं रहोगी, क्योंकि हमें तुम्हारे मंसूबे के बारे में पता चल गया है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। अरे इसीलिए इसने उस दिन विनोद जी को छत से धक्का मारा। विनोद जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। यही थी वहां पर, इसी ने किया है सब कुछ। नहीं माँ जी, प्रतीक, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मैं कह रही हूँ ना कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो तुम क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे मुझ पर? चुप रहो तुम और निकल जाओ यहाँ से। अरे मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये रूप मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अरे ये तो शक्ल से तो काली है ही, लेकिन मन की भी काली निकली। नेत्रा के लाख समझाने के बाद भी वो लोग नेत्रा को घर के बाहर निकाल देते हैं और नेत्रा अब अकेली ही रहने लगती है। ये सब क्या हो गया? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी सबने मुझ पर वो सारे इल्जाम कैसे लगाए? अगर छत पर मैं नहीं थी तो किसने पापा जी को धक्का दिया? और बल्लू ने मेरे बारे में झूठी बातें क्यों कही? कहीं इस सब के पीछे किसी का कोई हाथ तो नहीं ना? तभी नेत्रा को मोनिशा पर शक हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है। मोनिशा बहुत लालची लड़की है और वो मुझे घर से बाहर निकालने के लिए ये सब कर ही सकती है। मुझे सच का पता लगाना होगा और मैं जानती हूँ कि वो कैसे पता चलेगा। फिर एक दिन जब घर पर सिर्फ मोनिशा ही होती है, तभी नेत्रा वहां पर अपना बचा हुआ सामान लेने जाती है। और नेत्रा, कैसा लग रहा है अकेलापन? बेचारी तुम और तुम्हारी किस्मत। मोनिशा, मैं जानती हूँ कि मुझे घर से बाहर निकालने के पीछे तुम्हारी ही काली करतूत है। बताओ, यही सच है ना? हाँ नेत्रा, तुमने बिल्कुल सही समझा मेरी जान। तुम्हें फंसाने के पीछे मेरा ही हाथ था। मैंने ही चेहरे पर काला रंग लगाकर तुम्हारे कपड़े पहनकर छत पर पापा जी को धक्का दिया। उन्होंने चश्मा नहीं पहना था, इसीलिए उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दिया और उन्हें ऐसा लगा कि वो तुम ही हो। क्या? अरे इतना ही नहीं, बल्कि बल्लू को भी मैंने ही पैसे दिए थे तुम्हारे बारे में झूठी खबर देने के लिए, ताकि सबके मन में और जहर घुल सके। नेत्रा उसे कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन शाम होने पर वो अपना सारा सामान लेकर वापस आ जाती है। अरे ओ काली कुल्टी नेत्रा, इतनी बेशर्म तू कैसे हो सकती है? फिर से अपना सारा सामान लेकर आ गई तुम तो। हाँ, आ गई मैं सारा सामान लेकर, क्योंकि ये मेरा घर है और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। नेत्रा, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? अरे इतना सब कांड करने के बाद भी तुम मुंह उठाकर बोल रही हो कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। प्रतीक, ये देखो, ये सीसीटीवी फुटेज है। मैं आज दोपहर को यहाँ पर आई थी, तभी मैंने अपने साथ ये पेन लाया था जिस पर मिनी कैमरा लगा हुआ था। और इस वीडियो में मोनिशा ने अपने जबान से ही
अपने सारे गुनाह कबूल किए हैं। ये देखो। क्या? अरे बाप रे! सभी लोग वो वीडियो देखकर चौंक जाते हैं। फिर अपर्णा मोनिशा को थप्पड़ मारती है। अरे कल मुही करम जली, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मेरे ही दोस्त की बेटी ये सब करेगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ पर मत आना। लेकिन प्रतीक, मैंने कहा जाओ। फिर प्रतीक धक्का मारकर मोनिशा को घर से बाहर निकालता है, जिसके बाद घर के सभी लोग नेत्रा से माफी मांगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।